तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे वो है हाउ टू मेंटेन कैश इन योर बिजनेस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो है ना, आपके हाथ में कैश होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके पास कैश अवेलेबल रहना चाहिए हर वक्त। आज हम 10 स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे जिसको आप सिंप्लीफाई तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपके पास हमेशा कैश रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्ट्रेटजी, नगोशिएट करें अपने सप्लायर के साथ के अपने सप्लायर से जब सामान ख़रीदते हैं तो आप उसे दो चीज़ों का नेगोशिएशन करते हैं। पहला आप करते हैं कि आप माल कितने का ख़रीदेंगे और दूसरा ये नेगोशिएशन करते हैं कि आप उससे माल के कब देंगे। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ये इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द पेमेंट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द पेमेंट टर्म। अब आप समझिए कि आपने 1 लाख का सामान ख़रीदा, अब आपको 1 लाख उसको देने हैं। ठीक है, एज़ पर द इनवॉइस या बिल। पर अगर आप किसी तरीके से उसको ये बता सकें कि ये पैसे आपको मैं 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है, तो आपके पास 1 लाख का सामान तो आ गया लेकिन अब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि उसको कह सकते हैं, देखो अगर मैं 1 लाख अभी दूंगा तो मैं 1 लाख नहीं दूंगा, मैं 98,000 दूंगा। ठीक है, 2,000 का डिस्काउंट लूँगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो 1 लाख आपके पास पड़ा है वो आप जो आपको सप्लायर को दे सकते हैं, उससे क्या आप ज़्यादा अच्छी रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन का मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 लाख आपने सप्लायर को ना दे के बिज़नेस में डाले तो हो सकता है कि 2 महीने के आप 1,10,000 रुपये बना लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास जो है ना इन्वेस्ट करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप इसे 1 लाख की जगह 98,000 रुपये नेगोशिएट करके अपने सप्लायर को दे सकते हैं। तो इस सिर्फ प्राइस नहीं होती, पेमेंट टर्म भी होती है और इसके थ्रू आप अपना कैश फ्लो मेंटेन कर सकती हैं, अपने अकाउंट में कैश रख सकते हैं। उससे दूसरी चीज़ सेकंड स्ट्रेटजी है कि जो है ना, जैसा से आप सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हैं, आप अपने बायर के साथ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप अपने बायर को कह सकते हैं कि देखो मैं आपको सामान दे रहा हूँ, अगर आपने मुझे 60 दिन बाद पेमेंट करी तो मैं आपसे 1 लाख लूँगा, अगर आपने आज पेमेंट कर दी तो मैं आपसे 98,000 लूँगा और उसके साथ आपको मैं 2,000 का सामान दूंगा जो कि अगली शिपमेंट के साथ तो मैं आपको एडजस्ट करूँगा, बाय कहेगा वाह, इसका मतलब तो मुझे 4,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो 2,000 का इमीडिएट डिस्काउंट और 2,000 का सामान अगली दफ़ा मिलेगा, तो उसको 4,000 का फ़ायदा हो गया। इससे आपने उस कस्टमर का जो है ना एक्सपीरियंस को उसका एक्सपीरियंस इंसेंटिवाइज़ कर दिया कि वो आपको आज के आज पैसे दे दे। वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप इसको डिस्काउंट दे सकते हैं जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, और दूसरा आप उसको तो कोई स्कीम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम आपने अभी दोनों इसमें मिक्स कर दी कि दोनों हमने कर 2,000 आज कम कर दूंगा और 2,000 का सामान अगली दफ़ा मैं जो है ना एडजस्ट कर दूंगा। अगर उसके दिल में एक बात थी कि उसने किसी और से सामान लेना है तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगली शिपमेंट के साथ उसे 2,000 का सामान और आने वाला। तो तीसरा पॉइंट है बार्टर। जब अब ट्रेड की शुरुआत हुई थी तो करेंसी नहीं थी, तो मीम्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते थे, गुड्स और सर्विस। मतलब आपके पास आलू की दुकान है, आपके पास प्याज की दुकान है, आपको आलू चाहिए तो आपस में ट्रेड कर लेते थे, कोई करेंसी नहीं देते थे, मैं कोई एक दूसरे को पैसे नहीं देते थे, तो गुड्स का बार्टर कहते थे, ये ट्रांजैक्शन ऑफ मोड। अब ये देखिए अपनी टीम के साथ बैठ के आपके पास क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्टर कर दे सकते हैं अपने सप्लायर को। अगर आप कोई मीडिया हाउस है तो आपके पास कोई किस्म की कोई मैगज़ीन हो, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई चैनल हो जिसमें आप कोई एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप अपनी फैक्ट्री में स्पेस दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैसे ही कोई मशीन पड़ी हुई है जो उनको ज़रूरत, आप उनको कोई मशीन का रेंटल दे सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो है ना आप बार्टर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सप्लायर को पैसा नहीं देना पड़ेगा और जो है ना सेल है वो ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा और आपको सप्लायर को पैसा भी देना पड़ेगा, तो कैश फ्लो हाथ में रहेगा। चौथा पॉइंट है फोकस ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट। देखिए किसी भी बिज़नेस के पास कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ बिज़नेसेस के पास एक या प्रोडक्ट होती हैं, कुछ बिज़नेस के पास जो है ना बहुत सारी प्रोडक्ट होती हैं। यानी पतंजलि के पास 600-700 प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आपकी रिटेल स्टोर्स हैं वो हज़ारों प्रोडक्ट्स जो है ना रखते हैं, कोई मोबाइल के स्टोर हैं वो छोटे फ़ोन्स भी रखते हैं, बड़े फ़ोन्स भी रखते हैं। तो आपको क्या फ़ोकस करना है कि जब भी आप बेचें तो जो है ना हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में माल बेचें। जैसे आप हाई प्रोडक्ट्स में माल बेचते हैं तो उसमें जो है ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जब
आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आपके पास ज़्यादा कैश हाथ में रह जाता है। तो पाँचवा है कि आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके यहाँ पे आपका पैसा फंसने वाला है। अगर हाथ में कैश चाहिए तो आपको कम से कम पैसा फंसना चाहिए, लॉजिकल। तो ये पॉइंट है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री जो है ना आपकी बहुत मैनेजमेंट का प्रॉब्लम में होता है किसी भी बिज़नेस में। उनको यही नहीं पता होता कि राइट इन्वेंट्री कितनी होती है, कितना इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी होनी चाहिए ताकि मैं कस्टमर का ध्यान मतलब रख सकूँ, डिमांड रख सकूँ, फ्यूचर की डिमांड भी रख सकूँ और कैपिटल भी ब्लॉक ना हो। तो ये 3 चीज़ों को जो है ना आपको मतलब समझने के लिए कि इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करें। पहला है डिमांड को फोरकास्ट करें। देखिए काफ़ी बिज़नेस जो होते हैं सीज़नल होते हैं, जैसे कि मोबाइल रिटेलर का जो स्टोर है, जब उनको पता है कि कोई दिवाली, दशहरा, ईद कुछ भी आने वाला है तो सडनली डिमांड ऊपर हो जाएगी। तो उनकी डिमांड को प्रोजेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो या तो ओवर इन्वेंट्री रख देंगे या अपनी इन्वेंट्री रख देंगे। अंडर इन्वेंट्री रखी तो अब कस्टमर लौट जाएगा और ओवर इन्वेंट्री रखी तो पैसा फंस जाएगा। तो आपको फोरकास्ट करें डिमांड को कि अगले 2 से 3 महीने में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अब फोरकास्ट कैसे करें कि जो है ना आप पिछले ट्रेंड्स देखें आप, मतलब पिछले साल में आपने इस मौसम के दौरान आपने कितना सामान बेचा था। फिर आप देखें इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी हुई है, मतलब 10% हुई है, 20% हुई है। तो उस हिसाब से जो है ना आप अपनी इस साल की प्रोजेक्शन को देखें। तो पहला पॉइंट हुआ कि आपको प्रोजेक्शन पे वर्क करता है तो कितनी इन्वेंट्री आपको चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आप जो है ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आपको कितना मिनिमम सामान रखना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि इतना सामान मेरे पास होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो तीसरा सबसे पॉइंट है लीड टाइम, मतलब काफ़ी जगहों पे लीड टाइम ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लिफ्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, लिफ्ट्स के मैन्युफैक्चरर के कोई भी इक्विपमेंट मंगाना 60 से 90 दिन का प्रोसेस हो जाता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगले 2 से 3 महीने में कितनी लिफ्ट इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उस हिसाब से उनको उतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। और जब उनकी इन्वेंट्री ख़त्म होने लगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी सामान हम मंगवाएंगे 60 से 90 दिन में आने वाला है। तो मेरा लीड टाइम 60 से 90 दिन का, तो मुझे इस टाइम का जो है ना इन्वेंट्री मंगवा सकता हूँ। तो 3 फैक्टर्स का है, डिमांड फोरकास्ट होना चाहिए, ये 3 फैक्टर है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होनी चाहिए, और तीसरा है कि जो भी सामान आप बेच रहे हो उसका लीड टाइम आपको हमेशा पता होना चाहिए, कितने दिन लगेंगे सामान को मेरे वेयर हाउस में आने में। छठा पॉइंट है फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग। ठीक है, तो फोकस ऑन क्रिएटिंग इमीडिएट कैश, जो कि डेफर्ड सर्विस मॉडल। अब ये क्या होता है, अब इसमें इमीडिएट कैश डेफर्ड सर्विस, यानी कि उदाहरण एक जिम मिसाल के तौर पे एक जिम, आप 12 महीने की मेंबरशिप लीजिए, आपको 15,000 देने पड़ेंगे। अगर आप 1 महीने की लेंगे तो आपको 3,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो आप सोचते हैं वाह यार ये तो अच्छा है कि जो है ना एक महीना करके दूंगा तो 36,000 देने पड़ेंगे, अगर मैं अभी के अभी दूंगा तो 15,000 देने पड़ेंगे। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, 15,000 आपसे अपफ्रंट ले लिए और अब आपको सर्विस वो 12 महीने में देंगे। इससे क्या होगा, उनका कैश तो हाथ में आ गया लेकिन सर्विस अब आहिस्ता आहिस्ता उनको देते रहेंगे। तो आप अपने बिजनेस में कैसे इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टीम के साथ बैठ के इसको डिस्कस करें, कैश इमीडिएट आ जाए और सर्विस डेफर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इक्विपमेंट बेचती हैं जिसकी सर्विसिंग होती है, तो अभी कह सकते हैं कि अगली 3 साल की AMC के लिए आप 10,000 दे दीजिए, नहीं तो हर साल आपको 5,000 देने पड़ेंगे। तो आप अपना मॉडल डेवलप कीजिए कि जिससे आपको कैश तो हाथ में आ जाए और सर्विस जो है डेफर्ड हो, आराम से आपको देनी पड़े। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका कैश फ्लो आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी सर्विस आराम से आप डेफर कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि आप जो है ना कोई अपने बिजनेस में कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल ला सकते हैं। देखिए आजकल आप देखते हैं कि जो कंटेंट चैनल है जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है, हॉटस्टार है, वाईकॉम है, और ये सारे क्या कर रहे हैं, ये आपको कहते हैं कि आप हमें महीने का 200-300 दीजिए और जितना आपको टीवी देखना है देखिए। अब हर बात नई सीरीज़ लेके आ, नई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 200 रुपये महीना दें। इससे क्या हुआ कि उन्होंने आपके बहुत सारे लोगों को साथ जोड़ के उनको सब्सक्राइब करवा दिया। अब सब्सक्राइब उन्होंने करवा दिया तो हर महीने की कोई एक तारीख को उनको उतने पैसे आ जाते हैं, तो हाथ में उनका कैश फ्लो रहता है। तो आप अपने बिज़नेस में देखिए कि आप अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे ला सकते हैं। जैसे कि आउटलुक मैगज़ीन के बारे में आपने सुना होगा कि आप सब्सक्राइब करते हैं आपको मैगज़ीन आ जाती है। एक इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन, ऐसे बहुत सारी मैगज़ीन है जिनमें आप सब्सक्राइब करते हैं और आपके घर में मैगज़ीन आ जाती है।
तो आप सब्सक्राइब करते ही रहते हैं 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। उसमें भी स्मार्टली वो क्या करती हैं कि वो आपको बोलेंगे अगर आप 12 महीने के लिए करोगे तो 400 महीना, 24 महीने के लिए करोगे तो 350, 350। बोलते ये कहीं तो ज़बरदस्त है। मैंने 24 महीने देखी तो आप 350 रुपये महीने के हिसाब से 24 महीने के लिए सब्सक्राइब कर देते। तो आपको अपनी मार्केट में प्राइसिंग तय करनी होगी कि आपको कैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ सकते हैं, कौन सी सर्विस आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे दे सकते हैं, इसको आपके बारे में आपको सोचना होगा। तो इस तरीके से आप जो है ना कैश फ्लो बरकरार रहेगा और आपको आता रहेगा। 8वां पॉइंट है कि जो है ना नो एंड मैनेज योर एक्सपेंस। ठीक है, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि बिजनेसमैन की फोकस सेल्स पे फोकस कर रहे हो तो वो दूसरे एक्सपेंसेस को नहीं देखते। ऑफिस का रेंट कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, कन्वेंस कितना जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या जा रही है, मोबाइल बिल क्या जा रहा है, इंटरनेट का बिल कितना लग रहा है, कहीं जितने लैपटॉप्स वो ठीक से पड़े हैं नहीं, कोई कुछ चोरी तो नहीं हो गया, कोई इन्वेंट्री जो ऑफिस की है वो ठीक से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो। तो ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पाते कि आप हमारा फोकस सेल्स पे रह जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि महीने में कुछ टाइम निकाल के 2 से 3 घंटे निकाल के इसका ज़रूर रिव्यू कीजिए। इसका रिव्यू कीजिए कि कौन सा खर्चा किधर जा रहा है, कितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कहीं आपको ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे। तो कभी आपको ये भी पता चल सकता है कि आप कम खर्चा कर रहे हो और एम्प्लॉयज़ की हैप्पीनेस के लिए और सिस्टम को चलाने के लिए आपको और खर्चा करना पड़े। तो आपको अपने एक्सपेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेंसेस काटने या बाँटने, वो डिसीजन आपको बाद में लेना है, लेकिन आपको डेटा होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस हो कितने रहे। सॉरी, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके एक्सपेंसेस है कितने। उनको तो पता नहीं था मेरा बिल है इंटरनेट का 50,000 का बिल है जी, कि दूसरी कंपनी तो 1000 में देती है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ अवॉइड करने के लिए, इस तरह के स्टेटमेंट अवॉइड देने के लिए नो एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस। 9 पॉइंट है कि लिक्विडेट योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए क्या होता है कि जब आप एक कंपनी चलाती हैं तो एक ह्यूमन रिसोर्स को लेते हैं। अगर वो कंटिन्यूअसली नहीं परफॉर्म करता तो आपको उनको छोड़ देते हैं। आपके देखें आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो आप आपके साथ नहीं कर सकते। इसी तरह से तो आपके पास कोई एसेट्स है, कोई शॉप है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, कुछ भी पड़ा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, डेड एसेट पड़ा हुआ है, उसमें बेकार में खर्चा हो रहा है, चौकीदार का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बिजली का बिल देना है, तो ये छोटे मोटे खर्चे देने हैं लेकिन कोई काम नहीं आ रही। तो ऐसे सूरत में ऐसी बिल्डिंग्स को, ऐसे शॉप्स को, ऐसे एसेट्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको बेच दीजिए। उससे आपको जो कैश फ्लो आएगा वो आपके बिजनेस में कैश मेंटेन करके रखेगा। और 10th और फाइनल पॉइंट ये है कि टैक्स प्लानिंग। देखिए टैक्स एवेजन की बात नहीं हो रही, टैक्स प्लानिंग की बात हो रही है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हम टैक्स इवेजन करने हैं, नहीं ऐसा नहीं। हम टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहे हैं, आपको टैक्स प्योरली टैक्स प्लानिंग करनी है एज़ पर द रूल्स गाइडलाइंस ऑफ योर कंट्री है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आप सबसे ज़्यादा अपने टैक्स को बचा सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठिए, अपनी P&L देखिए, अपनी बैलेंस शीट देखिए, आप अपने कैसे प्रोडक्ट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ठीक कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं जो आपका टैक्स का आउटगो कम हो जाए। क्योंकि अगर टैक्स का आउटगो आज नहीं हुआ और कल हुआ तो उतना आपका ब्याज की बचत है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्स 100 रुपये है और आपने उसको मैनेज करके 50 रुपये कर दिया और 50 रुपये बचा हुआ अगले साल कर दिया, तो इस तरह से आपका 50 रुपये पे जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 50 रुपये आया उस पर 10% आपने जो इंटरेस्ट देना है, तो 5 रुपये की आपकी बचत हो गई। जो आपका 50 रुपये है वो आपका डेफर हो जाता है अगले साल पे। ठीक है, तो डबल फ़ायदा होगा इससे। आपका फ़ायदा क्या है कि एक तो अपनी कैश फ्लो बचेगा और दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा। क्योंकि फिर वो जो कैसा है आपके एफडी में लगा सकते हैं, नए बिजनेस वेंचर में लगा सकते हो, किसी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लगा सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स इवेजन की बात नहीं है। टैक्स इवेजन करेंगे तो आपका बिजनेस ख़त्म हो सकता है। तो ये 10 पॉइंट थे जो है ना, आपको हमने बात की कि अपने बिजनेस में कि इन 10 पॉइंट को लगा के कैसे कैश मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए आपने एक ही काम करना है कि आप अपनी टीम के साथ बैठ के एक एक पॉइंट पे अपने अपने आप को एवेल्युएट करना है, अपने बिज़नेस को एवेल्युएट करना है कि कहाँ कौन सी टेक्निक हम लगा सकते हैं कि कैश हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ बता रहे हैं। इसके अराउंड आप ट्राई कीजिए कि 2 घंटे अपनी टीम से मिलेंगे, एक रिचुअल बना दीजिए और उसके साथ 2 घंटे आप उनसे इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इन 10 पॉइंट पे आपके बिज़नेस में कौन सा फेवरेबल होता है। तो ये है, अगर इसमें आपको मतलब आपका कैश फ्लो अगर आपके हाथ में रहेगा तो कैश फ्लो बचाने वाली वीडियो और अपने सप्लायर के साथ कैसे डील करना है, इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, अगर इसमें आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमें हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।